हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राजेश कांत। आज आपसे अपनी इस वीडियो में मैं बात करूंगा चेन रिएक्शंस की, काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की। आज का टॉपिक है हमारा काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शंस एंड दिस सेक्शन इज बाय डॉक्टर राजेश कांत, एसोसिएट प्रोफेसर जीसीडब्ल्यू परेड, जम्मू। चलिए बेटा, काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो अप्रोचेज होती हैं हमारे पास काइनेटिक्स को डिस्कस करने के लिए चेन रिएक्शंस की। एक है नॉन स्टडी ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में जो है वो है स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट। स्टडी ट्रीटमेंट क्या होती है कि जो भी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोई भी इंटरमीडिएट है, कोई भी एक्टिव स्पीशीज है, दैट इज इक्वल टू जीरो। मीन्स नेट कभी भी इसकी कोई कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होती। जितनी जल्दी कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है उतनी जल्दी जो है वो रिएक्ट कर जाता है, उतनी जल्दी वो कंज्यूम हो जाता है। तो नेट फॉर्मेशन, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है किसी भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट की, जैसे फ्री रेडिकल है या कोई और भी फ्री आपका जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, उसकी जो नेट रिएक्शन जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो है। दिस मेथड इज फॉलोड बाय ब्रिटिश एंड अमेरिकन वर्कर्स। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल आर इंटरमीडिएट आर चेन कैरियर, चेन कैरियर जो है हमारी इसमें चेन रिएक्शंस में रहेंगे वो भी इंटरमीडिएट स्पीशीज होंगी, और वो उनका रेट ऑफ फॉर्मेशन, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जीरो है। वेयर आर इज फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट और चेन कैरियर। लेट अस नो अप्लाई दिस स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट, और हम देखेंगे इसके लिए जनरल क्या मैकेनिज्म रहता है, और फिर हम जो सही में इसको समझने की कोशिश करेंगे वो एक एग्जांपल लेके बात करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बनने की, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, और उसको देख के हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट। चलिए जनरली अगर हम बात करें तो जो भी हमारा मोनोमर है वो जब रिएक्ट करता है, K1 K2 K3 K4 अप टू K5 जो है ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है फॉर वेरियस रिएक्शन जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। पहला स्टेप है हमारा चेन इनिशिएशन का, जहां पे कोई मोनोमर रिएक्ट करके कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट डेवलप करता है, और ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं फर्दर डिफरेंट रिएक्शंस में, जैसे सेकंड रिएक्शन में आप देख रहे हैं ये जो आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है ये मोनोमर किसी से रिएक्ट करके ब्रांच चेन शुरू कर सकता है, नया कोई सब्सटेंस बना सकता है, या ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट मोनोमर से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकता है, या ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट खुद डिस्ट्रक्ट हो सकता है सरफेस पे आके, या आर जो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो सकता है गैस पे में जो है वो डिस्ट्रक्शन इसकी हो सकती है। और K1 K2 ये मैं पहले ही बात कर चुका हूं, ये हमारे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स है फॉर वेरियस प्रोसेसेस। अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो है आर के ऊपर। आर क्या है बेटा? रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जिसकी वजह से जो हमारी चेन रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है। अब अगर हम देखें तो अप्लाई करें स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट, वो क्या कहती है कि नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर शुड बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो लिखा है, और ये क्या है? नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर। अब कहाँ कहाँ बन रहा है, कहाँ कहाँ डिकम्पोज हो रहा है, कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है, उसको देखना है, और हमने सम टोटल करना है इन सभी रेट्स का। जहां जहां बन रहा है उसको प्लस लेना है, जहां जहां कंज्यूम हो रहा है उसको माइनस लेना है। जैसे फर्स्ट स्टेप में बन रहा है तो K1 इंटू आर, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। अगर इस रिएक्शन में ये बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका रेट है फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्वड इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इसका बनना जो है इन दो चीजों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बनना, ये देखिए डिस्कस करा है हमने कि रेट ऑफ फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में भी ये जो आर है एक जगह कंज्यूम हो रहा है, एक जगह बन रहा है। तो अगर हम देखें तो आर की नेट कंसंट्रेशन क्या हो रही है, जो आपका अल्फा बनना है और वन माइनस हो रहा है। अगर अल्फा टोटल बन रहा है -1 मोल इसका जो है रिएक्ट कर रहा है, तो नेट जो कंसंट्रेशन डेवलप हो रही है R-1 इंटू आर है। इसीलिए सेकंड स्टेट का जो रेट इन टर्म्स ऑफ आर जो लिखा है दैट इज K2 अल्फा-1 इंटू आर इंटू एम। ठीक है बेटा। और उसके बाद थर्ड स्टेप में ये फिर आर कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हमने लिखा कि यहाँ पे लिखा -K3 और आर इंटू एम की कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट कर लिया लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक। फोर्थ स्टेप में सिर्फ खत्म हो रहा है, फिफ्थ में खत्म हो रहा है, इसके दोनों के जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर दी स्पीशीज फॉर दिस रिएक्शन। तो ये हमारे पास आ गया नेट रेट ऑफ जो है आपका जो फॉर्मेशन ऑफ आर, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि माइनस इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हमारा मतलब है कि नेट जो बन रहा है और जो कंज्यूम हो रहा है उसका नेट टोटल जो है वहां पर dr/dt, और वो किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। क्यों? स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट के मुताबिक। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आर जो हमारा है
वो किसके बराबर आएगा, इस रिएक्शन को जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे, इसमें से R कॉमन निकालेंगे, ये एक R, ये R, ये R, ये R, ये R सारी जगह अगर यहाँ पे रह गया है तो ये भी आपकी जो है कंसंट्रेशन है, इसको भी आप उसमें रख सकते हैं, क्या बोलिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये R है, चलिए हम लिख देते हैं, अगर मैं पहले नहीं लिख पाया हूँ तो ये एक R यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये कंसंट्रेशन ऑफ R है। कंसंट्रेशन ऑफ R एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम बाय दिस मैकेनिज्म विल बी इक्वल टू, इस पूरी रिएक्शन को बस सिंप्लीफाई किया है मैथमेटिकली, और ये हमारे पास आ गया ये R की कंसंट्रेशन। और बेटा अगर अवरा रेट ऑफ रिएक्शन देखें, अवरा रेट ऑफ रिएक्शन होता है जहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट कहां पे बन रहा है, सिर्फ थर्ड स्टेप में बन रहा है, और थर्ड स्टेप में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही हमारा प्रोडक्ट के बनने को एक्सप्लेन करता है। इसलिए हमारे पास जो R जो है क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है, दैट विल बी इक्वल टू K1 इंटू R इंटू M। ठीक है जी, K1 इंटू R इंटू M। चलिए यहाँ पे हो गया, ये बात हो गई। तो ये हमारे पास R क्या है, यहाँ पे इसने हमने गलती से लिख दिया है, दिस इज K3। मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ इसको, ये K3 इंटू R इंटू M है, ये K3 रहेगा यहाँ पे, K3 क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, तो K3 इंटू R इंटू M। अब जो R है वो किसके बराबर है, K1 इंटू M के बराबर है, डिवाइडेड बाई दिस थिंग। तो जब मैंने एक R अपनी जगह पे, R की जगह ये चीज पूरी मैंने यूज करी, कौन सी वाली, ये जो चीज हम यूज कर रहे हैं, ये पूरा R की जगह जब ये टर्म यूज करेंगे, M तो ऑलरेडी अपनी जगह पे है, तो एक M यहाँ पे है, एक M इस R से आने वाला है, तो M स्क्वायर हो गया, और ये मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। और इसी तरह से अगर आप चेन लेंथ को डिफाइन करना चाहें तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ द इनिशिएशन रिएक्शन, कि ओवरऑल रिएक्शन पे डिवाइड करेंगे तो रेशियो ऑफ द टू रिएक्शंस विल गिव यू द कितनी लंबी चेन बनने वाली है। और वो जो है हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ इनिशिएशन यहाँ पे ये है, इनिशिएशन कहाँ पे हो रही है, फर्स्ट स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप का रेट ये है। और इसी तरह जो ओवरऑल रेट अभी आपने लिखा यहाँ पे ये डिफाइन करा, जो कि क्वेश्चन 3 से आप दे रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास चेन लेंथ बन जाएगी। ये तो सिर्फ कहने के लिए मैथमेटिकली है, जो हमने ये जनरल रिएक्शन लिखी है, इक्वेशन लिखी है, इसको हम अप्लाई करते हैं फॉर, क्या बोलिएगा, ये अजोन का जो फॉर्मेशन है ये आप खुद कर पाएंगे जब मैं आपको एक ये एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। और ये रिएक्शन स्टडी करी यहाँ पे जो 1907 में दो साइंटिस्ट ने स्टडी करा था, टेम्परेचर इन 207 और 302 के बीच में, और उन्होंने ये देखा कि इनके जो एनालॉगस है हाइड्रोजन और आयोडीन की जो रिएक्शन होती है उसके अगर कंपेयर करें और इस रिएक्शन को कंपेयर करें किसको बीच में, हाइड्रोजन और ब्रोमीन को, तो उसके बीच में बहुत सारी जो है वो डिफरेंसेस हैं। ये जो रिएक्शन हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में है, दिस इज नॉट ए सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन एज दैट फॉर द केस इन द हाइड्रोजन एंड आयोडीन। और उन्होंने एक इंपीरिकल रिएक्शन लिखी, इंपीरिकल रिएक्शन में जो अपनी स्टडीज के मुताबिक उन्होंने जो स्टडी करा था उसके बेसिस पे देखा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है HBr का वो कैसे हो रहा है, उसको नेट रिएक्शन उन्होंने ये प्रपोज कर दिया इंपीरिकली। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो है क्रिस्टेनियनसन, हर्ट्जफेल्ड और पोलानी जो है 1920 में उन्होंने एक मैकेनिज्म सुजेस्ट किया। मैकेनिज्म क्या था कि ये रिएक्शन प्रोसीड जो कर रही है उसके लिए वेरियस स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं ये देखिएगा। अब हमारे पास रिएक्शन है किस किस के बीच में बेटा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में। अब या तो ये क्योंकि चेन रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन जो कि हमें देगा HBr बनना जो इसका हुआ है तय है। और ये कौन सी रिएक्शन है, जो है थर्मल रिएक्शन है। थर्मल रिएक्शन मींस विद इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब ऑन सप्लाइंग हीट होती है। इसमें जो आपका जो इनिशिएशन हो सकती है या तो हाइड्रोजन एटम्स बने या ब्रोमीन एटम बने, पर आपको पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उसका बनना पॉसिबल नहीं है, जबकि ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन का जो एटम्स का साइज होता है वो बड़ा होता है, जबकि हाइड्रोजन के एटम्स का साइज बहुत छोटा होता है। दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ब्रोमीन ब्रोमीन। इस तरह से जो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना बहुत मुश्किल है, जबकि ब्रोमीन का बॉन्ड टूटना आसान है। तो हम ये सुजेस्ट करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो ब्रोमीन के दो जो एटम्स के बीच का बॉन्ड है वो टूट जाता है और दो ब्रोमीन एटम्स बनते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास 2Br लिख रहे हैं। और इसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K1 माना है हमने। दिस इज द डिसोसिएशन जो कि हो रही है कहाँ पे, दो ब्रोमीन एटम्स की डिसोसिएशन हो रही है, दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन होकर दो ब्रोमीन एटम बन रहे हैं। ये रिएक्शन है, दिस इज द इनिशिएशन रिएक्शन। दिस
रिएक्शन, सॉरी, ये जो है हमारी जो है ये इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन है, और दिस इज फॉलोड बाय द स्लो रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो एक स्लो रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन क्या है कि अब ये जो ब्रोमीन एटम बना, ये जो ब्रोमीन एटम आपका बना, ये अप्रोच करता है किसको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को, मॉलिक्यूल को। ये एक हाइड्रोजन एटम है, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसको पास जाता है। जब इसके पास जाता है तो इस बॉन्ड की जो है वो वीकनिंग शुरू हो जाती है। एक हाइड्रोजन एटम अल्टीमेटली ब्रोमीन के साथ जुड़ जाता है, और एक हाइड्रोजन एटम यहां से प्रोड्यूस होता है, जो कि पहले प्रोड्यूस होना मुश्किल था, अब यहां से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए इस पर स्टेप को रखा हमने कि स्लो स्टेप इसलिए है क्योंकि इस बॉन्ड का टूटना जो था बहुत ही मुश्किल था। चलिए टूटा फिर भी है, लेकिन अगर मैकेनिज्म को अगर हम रिएक्शन हो रही है तो यही मैकेनिज्म हमें सुजेस्ट किया जा सकता है। मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है, मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म यही है कि यहाँ पे HBr बन जाए और एक हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। फिर उसके बाद जो है रैपिड रिएक्शन। रैपिड क्यों है? जैसे ही हाइड्रोजन बना, फिर ये जो है प्रोबेबिलिटीज है बेटा कि ब्रोमीन ब्रोमीन के पास जाए। ब्रोमीन ब्रोमीन क्योंकि बड़े एटम्स हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इनके बीच का बॉन्ड मैं पहले भी बात कर चुका हूं वीकर है, तो हाइड्रोजन एटम को इसको तोड़ना बहुत आसान होता है, और HBr बन जाए और ब्रोमीन जुड़ जाए। ठीक है जी, ये थोड़ा स्टेप जो है। एंड द रैपिड रिएक्शन, ये रैपिड है, ये स्लो है, ये चेन इनिशिएशन है। और उसके बाद हमारे पास चेन इनहिबिशन। इनहिबिशन क्या है कि जो इनहिबिट करे ब्रोमीन एटम जो थे, अगर वो हाइड्रोजन को नहीं तोड़ रहे, उल्टा HBr को ब्रेक करके दोबारा से H2 बनाने शुरू कर दिया है, HBr से फिर हाइड्रोजन बन रहा है, मॉलिक्यूल जिसमें कि हाइड्रोजन एटम को निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं चेन इनहिबिशन। ठीक है जी। और उसके बाद चेन ब्रेकिंग। चेन ब्रेकिंग का मतलब चेन को इनिशिएट कौन कर रहा था? ब्रोमीन एटम। अगर वही आपस में जुड़ने लगे तो वो हमारे दोबारा जुड़ जुड़ के ब्रोमीन मॉलिक्यूल बनाने लगे, तो चेन का तो बनना आगे मतलब उल्टा ये जो है टर्मिनेट होने लगी है चेन। इस तरह से ये जो स्टेप्स है हमारे, ये 3-4 स्टेप्स जो है इन्वॉल्व हैं इस मैकेनिज्म को प्रपोज, जो मैकेनिज्म है ये स्टेप्स हैं। इस स्टेप में आप देख रही हैं, फर्स्ट स्टेप में 2 ब्रोमीन एटम्स बन रहे हैं, सेकेंड स्टेप में एक ब्रोमीन एटम कंज्यूम हो रहा है, एक हाइड्रोजन एटम बन रहा है, थर्ड स्टेप में एक हाइड्रोजन एटम कंज्यूम होकर दोबारा से ब्रोमीन एटम बना रहा है, और फोर्थ में जो है एक तरफ ब्रोमीन यूज हो रहा है, ब्रोमीन बन रहा है, इसमें कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है। जबकि फिफ्थ में 2 ब्रोमीन एटम दोबारा से ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। चलिए जी, मैं आगे चलता हूं कि अब इसके बाद आपको पहले से हम बात कर चुके हैं K1 से लेके K5 तक सारे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स हैं अपनी अपनी रिएक्शन के लिए, और उसके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स हैं जब तो हर एक रेट का जो रिएक्शन का स्टेप का रेट है वो इन पे डिपेंड करता है। जो रिएक्शन स्लो है इसका मतलब उसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कम है, उसकी वैल्यू कम है, और जो फास्ट है उसकी वैल्यू ज्यादा है। चलिए हम इस मैकेनिज्म में आप देखेंगे नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन HBr क्या है। इन दिस मैकेनिज्म द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr इज गिवन बाय स्टेप्स सेकंड एंड थर्ड। मैं बार बार ऊपर नीचे करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। HBr कहां कहां बन रहा है? HBr एक बन रहा है स्टेप में, एक स्टेप में, और तो कहीं बन नहीं रहा। इसलिए नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr डिपेंड्स अपॉन सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन। दोनों में फॉर्म हो रहा है तो दोनों में जो रेट है दैट विल बी K2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रिएक्टेंट, और सेकंड स्टेप का रेट जो होगा प्रोडक्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो सो नेट रेट ऑफ रिएक्शन जो फॉर्मेशन ऑफ HBr है वो सेकंड रिएक्शन का नेट रेट और थर्ड रिएक्शन का नेट रेट, और दोनों प्लस में है क्योंकि दोनों फॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं। ये था नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या क्या HBr, जो कि हमारी मेन रिएक्शन है। एंड रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ HBr इज गिवन बाय स्टेप 4, और एक स्टेप हमारा फोर्थ ऐसा है जिसमें कि HBr उल्टा कंज्यूम हो रहा है। हम बनाने की कोशिश में थे ये, लेकिन यहाँ पे ये कंज्यूम होने लगा। कौन सा स्टेप था ये? चेन इनहिबिशन। और यहाँ पे अगर कंज्यूम हो रहा है तो नेट रेट ऑफ कंजप्शन या ये जो है इसका डीकम्पोजिशन ऑफ HBr वो कितना है? डीकम्पोजिशन हो रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे लगा है साथ में बेटा। और DHBr अपॉन dt मीन कि कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना, माइनस dt का मतलब माइनस d अपॉन dt का मतलब कि कैसे कंज्यूम हो रही है, कैसे कम हो रही है इसकी कंसंट्रेशन, वो डिपेंड करेगा K2 फॉर दिस रिएक्शन, K स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर दिस रिएक्शन, जो कि इस समय HBr और Br दोनों है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। देयरफॉर द नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन, एक में बन इन 2 स्टेप में बन रहा था, इनमें कंज्यूम हो रहा था, हमें तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन देखना है। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन विल बी, जो जिसमें बन रहा है वो पॉजिटिव लेंगे, जिसमें कंज्यूम हो रहा है माइनस लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। पर बेटा इन HBr में आप देख रहे हैं अगर, तो कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं ये और ये।
इनका जो ये चार चार चीजें हैं, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे एच है। ये एच और बी आर दो स्पीशीज ऐसी हैं जो कि 3-4 जगह पे इन्वॉल्व हैं, और जब तक इनकी कंसंट्रेशन हमें पता ना चले तो हम नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर नहीं लिख पाएंगे। अब इनकी फॉर्मेशन का कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये बड़े रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, ये जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, इसलिए हम इसके लिए जो अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे वो वही अप्रोक्सीमेशन है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। हम इसमें ये मानेंगे कि ये जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। सो द नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच रेडिकल या बी आर रेडिकल ये जो है 0 है। अब इसको नेट रेट को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही स्टेप्स दोबारा से, जिन जिन स्टेप्स में बन रहा है उनका जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो उनको प्लस में लेंगे और जहां पे कंज्यूम हो रहा है उसको माइनस साइन लगा के तीनों चीजों जो जितनी भी जगह पे बन या कंज्यूम हो रहा है उनको ऐड करेंगे, और इसी तरह से उसको फिर इक्वल टू 0 करके इसका नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है पता कर लेंगे। चलिए पहले एच की बात करते हैं। एच कहां कहां बन रहा है बेटा, एच को अगर आप देखेंगे तो ये एक जगह पे बन रहा है और दो जगह पे कंज्यूम हो रहा है। ठीक है जी, अभी मैं ऊपर दिखाता हूं आपको, एक जगह पे बन रहा है और सेकंड स्टेप में बन रहा है और थर्ड और फोर्थ स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। मेरे को कैसे पता चल गया सेकंड स्टेप में बन रहा है, क्योंकि K2 है, थर्ड और फोर्थ में कंज्यूम हो रहा है इसलिए K3 और Q4 है। यहाँ पे देख लीजिए सेकंड स्टेप में जो है H बन रहा है, ये बन गया, कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, एक थर्ड में और एक फोर्थ में कंज्यूम हो रहा है। कहाँ पे, H की बात हो रही थी, सेकंड स्टेप में बन रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे थर्ड में, और कहाँ पे कंज्यूम हमने बात करी थी अभी, कहाँ पे K4 कहाँ पे है, K4 यहाँ पे। नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये क्या था, एच था, एच इंटू बी आर, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है, हाँ ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा बेटा। ये जो नेट मैकेनिज्म है यहाँ पे एच है, ये एच है, क्योंकि एच अगर रिएक्टिव स्पीशीज हमारा एच जो है वो दोबारा से BH2 बनाना शुरू कर देगा, HBr को कंज्यूम करेगा, तो ये हमारा जो है नेट यहाँ पे फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी किसकी, H2 की। तो यहाँ पे अगर H माने तो आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टेप में H बन रहा है और दो स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। जहां पे बन रहा है उसका जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स करेंगे तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा, और रेट ऑफ कंजप्शन क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर दीज रिएक्टेंट्स फॉर दिस स्टेप, और ये इसी तरह से दिस इनटू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, दिस विल गिव यू द क्या, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। और इन तीनों को जब ऐड करेंगे, पॉजिटिव साइन विद दिस टर्म एंड नेगेटिव साइन विद दीज टू टर्म, दैट विल गिव यू द नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो है एच, आपका एच यहां तक हो गया। और उसके बाद अब बी आर की बात करेंगे, एक स्टेप है, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे ये गलती से एच लिखा गया था, मैंने टाइम को सेव करने के लिए कहीं से कॉपी किया था, नहीं तो अगर आप दोबारा से इसको करें तो मैं करेक्ट कर देता हूँ आपके लिए दोबारा से एक बार अच्छे से कलर के साथ, ताकि आपको दिखेगी ये क्या है। यहाँ पे 1 मिनट है, चाहिए यहाँ पे ये कलर है, ये रेड कलर से कर देते हैं। यहाँ पे ये एच है, ये मैकेनिज्म में देखिएगा ये एच है। चलिए यहाँ पे अब खत्म होगी ये बात। तो अब एच को जब हमने इन्वॉल्व कर लिया तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच लिख लिया। अब बी आर की बात करिए, बी आर कहाँ कहाँ पे है बेटा, बी आर देखेंगे तो यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, एक स्टेप में जो है खत्म हो रहा है, इस स्टेप में बन रहा है, पहले स्टेप में बन रहा है, दूसरे स्टेप में खत्म हो रहा है, तीसरे स्टेप में बन रहा है, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में बन रहा है, फोर्थ स्टेप में भी बन रहा है। बन कहाँ कहाँ रहा है, 1, 2 और 3 जगह बन रहा है। कंज्यूम कहाँ और कहाँ पे है, हाँ कंज्यूम कहाँ कहाँ हो रहा है, एक यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, कहाँ पे, सेकंड स्टेप में, और एक कंज्यूम हो रहा है फिफ्थ स्टेप में। सो नेट रेट ऑफ जो फॉर्मेशन मीन जहाँ पे बन रहा है उनको ऐड करेंगे, जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये देखिए 2 जगह पे कंज्यूम हो रहा था, 3 जगह पे बन रहा था, तो ये देखिए तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा उसी हिसाब से चलेगा आगे। K1 टू टाइम क्यों लिखा बेटा, टू टाइम इसलिए लिखा, ये देखिएगा क्योंकि K1 इंटू 2 बन रहा है ना, 2 टाइम बन रहा है, तो यहाँ पे इसलिए इस तरह से जब इन सभी को लिखेंगे तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन जो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, ब्रोमीन का बनना प्लस, क्योंकि एच और बी आर दोनों ही जो रिएक्टिव स्पीशीज हैं इनका जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन कभी भी नेट जो कंसंट्रेशन डेवलप नहीं हो सकती, इसलिए नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन 0 मान के चलेंगे, यही तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है। इन दोनों को अलग अलग से 0 पुट करेंगे, इसको जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन, और जब इसको 0 पुट करेंगे तो तब जो इक्वेशन आएगी ये वाली इक्वेशन, कौन सी, 5th और 6th तक पहुंच जाएंगे। आप अलग से कॉपी पे आराम से करके देखिएगा,
इस वीडियो की जो है वो ड्यूरेशन को कम करने के लिए मैंने पहले से इसको कॉपी किया है, नहीं तो मैं पूरा सॉल्व करके बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे अगर, तो जब इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के टू इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस वाली टर्म दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो यही यहाँ पे जब इसको जीरो के बराबर पुट किया तो ये इक्वेशन आ गई, और जब इसको जीरो के बराबर पुट किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसको फर्दर सॉल्व किया है, फिफ्थ इक्वेशन को देखिए, जब इसको सॉल्व किया तो माइनस टर्म दोनों उस तरफ ले गए, तो ये आ गया के टू, इधर रह गया ये वाली टर्म, ये देखिए यहाँ रह गई, और ये जो आपकी जो माइनस वाली टर्म्स थी दोनों, ये दूसरी तरफ ले गए हैं। कौन कौन सी, एक के फोर और के उस वाली के फोर वाली और के टू वाली, और यहाँ पे फिर इसने गलती कर दी है बुक वाले ने, तो ये माइनस में था हमारा, ये जो टर्म थी ये माइनस में था, कौन सा वाला, के फोर माइनस था। अगर आप देखेंगे तो ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये था के फोर माइनस में था, ठीक है जी, के फोर माइनस में था। यहाँ पे ये देखिए ये के फोर भी माइनस में था, के थ्री भी माइनस में था, तो इसलिए ये के थ्री और के फोर दोनों माइनस में रहने थे, और जब उस तरफ गए तो ये नहीं, ये उल्टा इसने कर दिया। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, दोबारा से एक बार देख लेते हैं, इसको इक्वल टू फाइव को थ्री से फाइव आई है, थ्री से जब फाइव आई है तो के थ्री इंटू एच बी आर टू, ठीक है जी, और ये माइनस के फोर एच बी आर और माइनस के थ्री बी आर इंटू एच टू, बी आर इंटू एच टू। हाँ, इसने उल्टा कर दिया है इसको, पहले ही क्या किया है, ये शायद मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये देखिएगा, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ये देखिए इस टर्म से ये टर्म आई है ना हमारे पास, ये इक्वेशन थर्ड से फिफ्थ में जा रहे हैं, थर्ड से जब इक्वल टू जीरो किया, इक्वल टू जीरो किया तो ये दोनों टर्म्स उस तरफ ले जाए, या इन दोनों को जीरो के बराबर पुट किया तो ये माइनस वाली को उसने प्लस लिख दिया दोनों को, और प्लस वाली को माइनस लिख दिया, क्यों, अल्टीमेटली इसको इधर जीरो के इधर ले जाएगा। बेटा आप समझ रहे हैं अगर, तो ये देखिए ये दो माइनस की टर्म्स थी, इसको यहाँ पे इसने प्लस कर दिया, और जो प्लस वाली थी उसको माइनस कर दिया, मींस इसको इक्वल टू के जीरो के उस तरफ ले गए हैं। इसी तरह जब इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ठीक है जी, और उसके बाद और कौन कौन सी पॉजिटिव इसके साथ रहेगी, एक ये पॉजिटिव रह गई, एक ये रह गई, और दो नेगेटिव थी, नेगेटिव एक के टू वाली थी, एक के फाइव वाली थी, एक के टू वाली थी, के फाइव वाली, ये इक्वल टू जीरो आ गया, सिंप्लीफाई करने के प्रोसेस में है। और ये भी इसलिए लिखा क्योंकि आमने सामने इक्वेशंस आ जाएंगी जब, तो आप इसको देख करके देखिएगा, इसको जीरो के बराबर पुट किया और इसको जीरो के बराबर पुट किया, और जानबूझ के इसके साइन माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा है, ताकि क्योंकि दोनों इक्वेशंस में हमने कुछ जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ये इक्वेशन दो आ गई, फिफ्थ और सिक्स कहां से आई है, थर्ड और फोर्थ को जीरो के बराबर पुट करने पे, और जीरो के बराबर भी क्यों पुट किया है, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसने कहा इक्वेशन फाइव और सिक्स को कैन बी री रिटर्न एज, फाइव और सिक्स को फिर री रिटर्न किया है, कैसे, माइनस वाली टर्म जो है दोनों उस तरफ ले गए हैं, और प्लस वाली टर्म जो है दोनों इस तरफ रखी हैं। यहाँ पे माइनस वाली टर्म कौन सी थी, माइनस के टू बी आर इंटू एच टू, माइनस के टू को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए हैं, इसमें ये पॉजिटिव हो गया, तो इनको इधर ही रखा है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही नहीं। और इस तरह से जो इसकी टर्म्स थी, कौन सी इक्वेशन को यहाँ पे रखा है, के टू एच टू एंड बी आर एच टू, माइनस ये वाली टर्म उधर ले गया है माइनस में, और बाकी सारी टर्म्स को इधर ही रखा है। बाकी क्या टर्म्स हैं, टू के वन वाली ये टर्म रह गई, के थ्री एच बी आर टू वाला ये रह गई, उसके बाद एच फोर एच इंटू बी आर ये रह गई, और माइनस के टू फाइव बी आर स्क्र ये भी रह गई, सिर्फ इसको इसके बराबर इधर लेके गया है। अब सब्ट्रैक्टिंग सेवन फ्रॉम एट, सेवन को एट में से सब्ट्रैक्ट कर लिया है, जब सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आप देखिएगा यहाँ पे देखेंगे हम, जब सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट कर लिया तो किसको करना है, सेवन को एट में से करना है, सेवन को एट में से करना है, मीन ये सारे साइन इसके माइनस 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 हो जाने हैं। अब ऐड करके देखेंगे, जब माइनस साइन लगा दिए तो अब देखिए क्या होता है, के टू एच बी आर टू एच बी आर टू, ये और ये कॉमन है, एक ही साइड पे है, कट जाएंगी। ये माइनस में के थ्री एच बी आर टू है, ये प्लस में है यहाँ पे, ये भी कट जाएंगी, और उसके बाद ये माइनस में है, ये प्लस में, ये भी कट जाएंगी। सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी, कौन कौन सी, एक बची हमारे पास कौन सी, टू के वन इंटू बी आर टू, और एक बच्ची माइनस टू के फाइव बी आर का स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू जीरो बचेंगी। और इसने एक ही स्टेप में इसको भी इक्वल टू जीरो जब करना था तो माइनस वाली इक्वेशन उसके दूसरी तरफ ले गया, तो मेरे पास नेट रिएक्शन बची पूरी की सोल्यूशन के बाद, टू के वन बी आर टू और टू के फाइव बी आर का स्क्वायर। और यहां से अगर हम देखें इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें, बी आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये टू और टू भी कट गए हैं यहाँ से, सेम है तो ये भी कट गए, तो के वन अपान के फाइव और बी आर टू ये रह गया। बी आर का स्क्वायर, बी आर का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ब्रोमीन, बी आर क्या है, बी आर है वही रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसकी कंसंट्रेशन हम पता करने की कोशिश कर रहे थे। जब बी आर की टू पावर की वैल्यू आ गई तो बी आर की वैल्यू विल बी इक्वल टू
जब स्केयर को हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्केयर रूट आ जाता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी 1/2 पावर आ गई और इसके ऊपर भी 1/2 पावर आ गई। चलिए, एक स्पीशीज की वैल्यू तो मिल गई हमें, कौन सी मिली, बी आर की मिल गई। तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूट जब करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन 9, ठीक है जी, ये इक्वेशन जो 9 है इसको 7 में यूज करेंगे। 7 कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन आपके पास, इसमें पुट कर दीजिए किसकी वैल्यू, बी आर की, जहां जहां बी आर है वहां वहां ये पुट कीजिए। तो आपके पास K2 इंटू बी आर की जगह ये वैल्यू पुट करी, इंटू H2 अपनी जगह पे है, H2 अपनी जगह पे है, ये मैं फिर से हाइलाइटर में ले आता हूं इसको। देखिए K2 जो है, K2 ये आ गया, बी आर की जगह पे हमने ये पूरी वैल्यू यूज करी, बी आर की जो ये वैल्यू निकाली हमने, ये यहाँ तक आ गई, और H2 अपनी जगह पे है, ये H2 भी यहाँ पे रह गया। और उसके बाद K3, ये K3, H ये वाला H, Br2 यहाँ पे रह गया, फिर K4 है, H है, और भी H Br अपनी जगह पे है। सिंपली अब यहाँ पे दो रिएक्टिव इंटरमीडिएट की जगह एक ही रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन सा रह गया, H रह गया, जिसकी वैल्यू अब हम यहाँ से पता कर लेंगे। H को भी कॉमन निकाला इन दोनों टर्म्स में से, तो इसका K3 इंटू Br2 अंदर रह गया, और इसका K4 इंटू H Br अंदर रह गया, H सिर्फ बाहर आ गया, कॉमन आ गया। और H की वैल्यू अगर पता करनी हो तो ये पूरी टर्म जो है उस तरफ जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इस तरफ ऑलरेडी पहले था K2, ये लिखा, K1/K5 का स्क्वायर रूट ये आ गया, उसके बाद Br2 का 1/2 यहाँ पे आ गया, H2 पहले ही यहाँ पे, ये सिंपली क्या हुआ है, K3 Br2 प्लस K4 HBr ये उसके डिनोमिनेटर में चला गया है। अब यहाँ पे 9th और 10th इक्वेशंस आपको H की वैल्यू भी दे रही हैं और Br की वैल्यू भी दे रही हैं। जब ये दो वैल्यू निकल गई तो नेट रेट फॉर्मेशन ऑफ जो HBr था उसमें हमने सिर्फ इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है, Br की यहाँ पे, H की यहाँ पे, H की यहाँ पे, तो हमारे पास नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इसने सॉल्व करा है। ये सारी वैल्यूज H और Br की यहाँ पे पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई में भी क्या किया हमने, आप अगर आप कॉपी पेन लेके करेंगे तो सारा आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। जहां जहां पे H है वहां पे ये 10th इक्वेशन यूज कीजिए, जहां जहां पे Br है वहां पे 9th इक्वेशन यूज कीजिए। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करना है। सिंपल से सिंपल सिंप्लीफिकेशन क्या है, देखिए K2 यहाँ पे है, K1/K5 का 1/2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक चीज सेम टर्म है, ये टर्म यहाँ पे भी सेम टर्म है, तो ये टर्म बाहर आ गई। उसके बाद Br2 का 1/2, Br2 का 1/2, Br2 का 1/2 भी सभी जगह ये कॉमन निकाल लिया। उसके बाद H2 यहाँ पे भी है, H2 यहाँ पे भी है, H2 यहाँ पे भी है, कॉमन आ गया। ये तो पूरी ही टर्म कॉमन में बाहर आ गई, तो इसकी जगह बच गया 1। इसमें से जब ये सारी टर्म्स निकल गई, एक K3 रह गया ऊपर, एक Br2 रह गया, ये वाला रह गया, और उसके नीचे डिनोमिनेटर में इसका बच गया K3 Br2 K4 HBr पूरा रह गया। इस टर्म में भी देखेंगे अगर तो सिर्फ बाकी सारी टर्म बाहर चली गई हैं, K4 HBr रह गया यहाँ पे, और डिनोमिनेटर पूरा जैसा था वैसे ही रह गया। अगर आप देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर भी दोनों का कॉमन है। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, जब एलसीएम लिया तो ये दोनों का कॉमन आ गया, तो इसको 1 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा किसके साथ, K3 Br2 प्लस K4 HBr के साथ। तो ये जब एलसीएम लिया तो ये टर्म जो है, मैं फिर से इसको दूसरी फॉर्म में लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये जो टर्म है इसमें भी है इसमें भी है, इसके डिनोमिनेटर में नहीं थी। जब इनके एलसीएम में ये लिया तो 1 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्या आ गया, K3 Br2 प्लस K4 HBr यहां तक आ गया। ये K2 HBr ये वाला पड़ा हुआ है, और ये माइनस में K4 HBr ये लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या क्या कॉमन है, इसमें एक ये कट जाएगा इसके साथ, और उसके साथ क्या कट जाएगा, ये और ये बच जाएंगी दोनों, क्योंकि सेम है तो 2 टाइम्स K3 Br2 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो है वो वैसा ही रहेगा। इसको नेट करके इकट्ठा करके जब लिखा हमने तो ये आ गया, क्या, बाहर वाली पूरी टर्म्स के साथ अंदर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डिनोमिनेटर तो जैसा है वो कॉमन रहेगा, ठीक है जी। वो तो है ही है सभी के साथ। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, जो कि एग्जैक्टली सेम था एज दैट फॉर द इंपीरिकल इक्वेशन, जो कि शुरू में साइंटिस्ट ने जब ये मैकेनिज्म के पहले ही लिखी थी। इस तरह से अगर हम स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लें, ये देखिए ये इक्वेशन जो है एग्जैक्टली सेम है जो कि हमारी इंपीरिकल इक्वेशन थी, जो कि साइंटिस्ट ने यहाँ पे पहले ही लिखी हुई थी। दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इंपीरिकल इक्वेशन। और इस तरह से अगर हम चेन रिएक्शंस को इसको मैकेनिज्म प्रपोज करें जो कि हमें सूटेबल मैकेनिज्म हो, जो कि हमें लगे कि ऐसा हो सकता है, और उसके बाद उसके स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएं किसके लिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के लिए, तो हम किसी एक रेट लॉ पे पहुंच सकते हैं जहां से कि हम नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको निकाल सकते हैं। इसी तरह इसी इक्वेशन को बेटा ऊपर जोन्स के लिए जो मैंने बताया वहां पे अप्लाई कीजिएगा तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है जी। अगर कोई चीज पता ना चली हो, क्योंकि मैं जल्दी में थोड़ा करा है टाइम को सेव करने के लिए, तो आप इसको रिवाइंड करके स्लो करके देख सकती हैं और अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप इसमें से दोबारा से पढ़ने के बाद उसमें से मेरे को विश्वास है कि क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।